अचानक सबके फोन पर एक खतरनाक वार्निंग आती है। ट्रैफिक में फंसा जॉन जैसे ही वो वार्निंग देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ही सेकंड में एक भयानक भूकंप पूरे शहर को तबाह करने वाला था। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, अचानक हर तरफ जोरदार धमाके होने शुरू हो जाते हैं। सड़कें फटने लगती हैं और आसपास की इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर तबाही में बदल जाता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह भूकंप असली खतरा नहीं था, क्योंकि असली तबाही तो आना अभी बाकी थी। उस तबाही के बीच जॉन किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी उसकी गाड़ी की एक जोरदार टक्कर दूसरी गाड़ी से हो जाती है और वह कुछ पल के लिए सुन्न पड़ जाता है। पर वह किसी तरह खुद को संभाल कर गाड़ी से बाहर निकलता है। बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके ठीक ऊपर खड़ी कांच की एक विशाल इमारत उसके ऊपर गिरने वाली थी। वह पूरी तेजी से वहां से भागता है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। पर अब तक पूरा का पूरा शहर मलबे के ढेर में बदल चुका था। उस भयानक तबाही के बाद सारे न्यूज चैनल इस भूकंप का असली कारण बताते हैं, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। न्यूज एंकर बताते हैं कि यह कोई आम भूकंप नहीं था, बल्कि उत्तर में मौजूद माउंट पेक्टू नाम का एक बेहद विशाल ज्वालामुखी फट गया है और उसी के फटने की वजह से यह भयानक तबाही मची है। पर सबसे डरावनी बात जो न्यूज में बताई जाती है वो ये थी कि यह तो सिर्फ पहला धमाका था और वैज्ञानिकों के अनुसार इस ज्वालामुखी के अंदर अभी 3 और बड़े धमाके होने बाकी हैं, जिनमें से आखिरी धमाका इतना भयंकर होगा कि वह पूरे देश को हमेशा के लिए नक्शे से मिटा देगा। ये सब देखकर सरकार तुरंत हाई अलर्ट पर आ जाती है और उन्हें उस प्रोफेसर रॉबर्ट की याद आती है, जिसने बहुत पहले ही इस ज्वालामुखी के फटने की सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। पर तब किसी ने उसकी बात को सच नहीं माना था। अब सरकार मजबूरी में रॉबर्ट को बुलाती है और वह उन्हें तबाही रोकने का एक ऐसा खौफनाक तरीका बताता है जिसे सुनकर बड़े बड़े अफसरों के पसीने छूट जाते हैं। रॉबर्ट कहता है कि इस धमाके को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि ज्वालामुखी के बिल्कुल नीचे एक बहुत ताकतवर परमाणु बम फोड़ दिया जाए, ताकि उसका सारा दबाव बाहर निकल जाए। पर सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि उनके पास खुद का कोई परमाणु बम नहीं था, इसलिए उन्हें सीमा पार करके दुश्मन देश नॉर्थ कोरिया के इलाके में घुसकर उनका परमाणु बम चुराना होगा। इस नामुमकिन और जानलेवा मिशन के लिए बम को नाकाम करने वाले सबसे माहिर अफसर जॉन को चुना जाता है। जॉन अपनी प्रेग्नेंट पत्नी सूजी को इस तबाही के बीच बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर देश के लाखों लोगों की जान बचाने के लिए उसे भारी मन से यह मिशन कबूल करना पड़ता है। सफर पर निकलने से पहले जॉन और उसकी टीम को बताया जाता है कि ज्वालामुखी को शांत करने के लिए उन्हें नॉर्थ कोरिया से खतरनाक परमाणु बम चुराने होंगे। पर वो बम कहाँ रखे हैं, इसका राज सिर्फ एक शातिर जासूस मार्कस जानता है, जो इस वक्त नॉर्थ कोरिया की एक खौफनाक जेल में कैद है। मिशन की सारी जानकारी और परमाणु बम रखने वाली खास डिवाइस लेकर जॉन अपनी पूरी स्पेशल फोर्स के साथ 2 बड़े मिलिट्री प्लेन में बैठकर नॉर्थ कोरिया की तरफ निकल पड़ता है। पर आसमान में उड़ते ही ज्वालामुखी की घनी राख की वजह से उनके एक मिलिट्री प्लेन का इंजन फेल हो जाता है और उसमें भयानक आग लग जाती है। प्लेन को तेजी से नीचे गिरता देख जॉन और उसके साथी तुरंत पैराशूट पहनकर आसमान से छलांग लगा देते हैं। पर जैसे ही वो जमीन पर उतरते हैं, उन्हें पता चलता है कि मार्कस तक पहुंचने वाला वो जरूरी ट्रैकर और नक्शा उसी जलते हुए प्लेन में छूट गया है। यह सुनते ही जॉन अपनी जान की परवाह किए बिना उस सुलगते हुए मिलिट्री प्लेन के मलबे में घुस जाता है। अंदर का नजारा बहुत खौफनाक था, क्योंकि वहां चारों तरफ उसके साथियों की लाशें जल रही थी और प्लेन के फ्यूल टैंक में आग लगने की वजह से वो किसी भी सेकंड फटने वाला था। जॉन मौत के बिल्कुल सामने खड़ा था, पर वो बिना घबराए लाशों के बीच से वो ट्रैकर वाला बैग ढूंढ निकालता है और प्लेन के भयानक ब्लास्ट होने से ठीक 1 सेकंड पहले बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेता है। जॉन की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली बहादुरी को देखकर बचे हुए सैनिक उसे अपना नया कमांडर मान लेते हैं। अब वो सभी पैदल ही आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें दुश्मनों की एक लावारिस बख्तरबंद गाड़ी मिल जाती है, जिस पर कब्जा करके वो सीधे उस खौफनाक जेल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां वो खतरनाक जासूस मार्कस कैद था। जॉन और उसकी टीम किसी तरह उस खौफनाक जेल के पास पहुंचते हैं, पर वहां का नजारा देखकर वो पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं, क्योंकि भूकंप की वजह से जेल की बड़ी बड़ी दीवारें पहले ही टूट चुकी थी और वहां के खूंखार कैदी आजाद होकर पागलों की तरह एक दूसरे को जान से मार रहे थे। जॉन अपनी टीम के साथ हथियारों के दम पर उस खूनी संघर्ष के बीच से रास्ता बनाता हुआ जेल के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में पहुंचता है, जहां एक काल कोठरी में उन्हें आखिरकार वो शातिर जासूस मार्कस मिल जाता है। मार्कस बहुत ही चालाक और खतरनाक इंसान था और वो इतनी आसानी से जॉन की बात मानने को तैयार नहीं था। पर जब जॉन उसे समझाता है कि ज्वालामुखी फटने से सब कुछ राख होने वाला है और अगर उसने बम ढूंढने में उनकी मदद नहीं की तो वो भी यहीं घुटकर मारा जाएगा, ये सुनकर मार्कस अपनी एक खौफनाक मुस्कान के साथ उनके साथ चलने
निकालने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जॉन ये बात अच्छी तरह जानता था कि इस जासूस पर भरोसा करना मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि मार्कस के दिमाग में पहले से ही अपनी आजादी का कोई बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान चल रहा था जो अभी तक किसी को नहीं पता था। और अब इन दोनों को ना चाहते हुए भी इस भयानक तबाही के बीच एक साथ मौत के सफर पर आगे बढ़ना था। काफी देर सफर करने के बाद रास्ते में वो सब एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। तभी वो शातिर जासूस मार्कस बाथरूम जाने के बहाने एक सैनिक को अपने साथ जंगल में ले जाता है और मौका देखकर उसे वहीं चकमा देकर बेहोश कर देता है और वहां से भाग निकलता है। कुछ देर बाद जब जॉन और उसकी टीम को यह बात पता चलती है तो वो तुरंत पागलों की तरह उसे ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ मार्कस भागकर सीधे अपने पुराने घर पहुंचता है और वहां से अपना छिपाया हुआ फोन निकालकर किसी को एक सीक्रेट कॉल करता है, जिसके बाद उसकी नजर पास ही रखे सोफे पर पड़ती है जहां उसकी पत्नी नशे में धुत होकर बेहोश पड़ी थी। मार्कस उसे होश में लाता है और बातों बातों में उसे यह हैरान करने वाला सच पता चलता है कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी ने ही पुलिस को खबर देकर उसे उस खौफनाक जेल में पकड़वाया था। ये बड़ा धोखा जानकर मार्कस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी को वहीं गोली मारने ही वाला होता है कि तभी जॉन और उसकी पूरी टीम पीछे से उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उस खतरनाक जासूस को एक बार फिर से चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार होने के बाद वह जासूस उन सबको एक पुरानी फैक्ट्री के बारे में बताता है जहां असल में नॉर्थ कोरिया की सरकार ने एक खुफिया बंकर के अंदर अपने खतरनाक परमाणु बम छुपा रखे थे। जॉन और उसकी पूरी टीम उस जासूस की बातों पर भरोसा करके उस पुरानी फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तभी वहां अचानक एक तेज सायरन बजने लगता है और चारों तरफ से उनके ऊपर भयानक गोलाबारी शुरू हो जाती है। जॉन और उसके साथी मिलकर बहादुरी से दुश्मनों की पूरी मिलिट्री को मार गिराते हैं और फिर एक खुफिया लिफ्ट के जरिए जमीन के बहुत नीचे एक विशाल बंकर में पहुंचते हैं जहां नॉर्थ कोरिया की कई सारी परमाणु मिसाइलें रखी हुई थी। समय बहुत कम था, इसलिए वो सब बिना वक्त गवाए एक एक करके सारी मिसाइलों में से परमाणु बम निकालना शुरू कर देते हैं। वो लोग 5 परमाणु बम निकालकर उस खास डिवाइस में सुरक्षित रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना छठा और आखिरी बम निकालने की कोशिश कर रहे थे तभी वहां अचानक धरती बहुत तेजी से कांपने लग जाती है। असल में दूसरा ज्वालामुखी अपने तय समय से बहुत पहले ही फट गया था, जिसकी वजह से धरती इतनी बुरी तरह हिल रही थी। यह खौफनाक मंजर देखकर जॉन की टीम के लोग उस आखिरी परमाणु बम को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जब तक उनके पास पूरे 6 परमाणु बम नहीं होंगे तब तक देश को बचाने का उनका यह मिशन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी वक्त तक उस बम को निकालने में लगे रहते हैं। उधर तेज भूकंप की वजह से उस बंकर का विशाल भारी दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लग जाता है, लेकिन एकदम आखिरी पल में वो सब पूरी ताकत लगाकर वो छठा परमाणु बम बाहर निकाल ही लेते हैं और अपनी जान बचाकर पूरी तेजी से भागते हुए मलबे में बदलते उस खौफनाक बंकर से 1 सेकंड पहले सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। बंकर से बाहर निकलते ही उन सब ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब सबसे मुश्किल काम खत्म हो गया है। पर उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि फैक्ट्री के बाहर कदम रखते ही उन्हें एक भारी विदेशी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, जो किसी भी कीमत पर उन परमाणु बमों को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। जॉन और उसकी टीम के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वह शातिर जासूस मार्कस जॉन की मदद करने के बहाने उसे उस गाड़ी में बैठा लेता है जिसमें परमाणु बम रखे हुए थे और वहां से तेजी से निकल जाता है। जॉन को लगता है कि मार्कस ने उसकी जान बचा ली है, पर कुछ दूर जाने के बाद ही मार्कस अचानक जॉन को एक जोरदार बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। असल में मार्कस का देश को बचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह शुरू से ही उन परमाणु बमों को चीनी गैंगस्टरों को बेचना चाहता था, ताकि उन पैसों से वह अपनी बेटी को ढूंढकर हमेशा के लिए देश से बाहर भाग सके। कुछ देर बाद जब जॉन को होश आता है तब उसे मार्कस की पूरी असलियत समझ आती है कि मार्कस असल में जॉन और उन परमाणु बमों दोनों को ही उन चीनी गैंगस्टरों को सौंपने वाला था, क्योंकि जॉन बमों को नाकाम करने वाला सबसे माहिर अफसर था। तभी मौका मिलते ही जॉन खुद को आजाद करने के लिए पास पड़े एक लोहे के टुकड़े से चुपचाप अपनी हथकड़ी खोल देता है और मौका देखकर तेजी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को वहां से भगा ले जाता है। पर मार्कस भी हार नहीं मानता और एकदम आखिरी वक्त में चलती गाड़ी के पिछले हिस्से में लटक जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक बहुत भयानक हाथापाई शुरू हो जाती है और उस खौफनाक टक्कर में वो दोनों ही बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया के मेन हेडक्वार्टर में अचानक अमेरिकन सेना पहुंच जाती है और हथियारों के दम पर पूरे सेंटर को अपने कब्जे में ले लेती है। अमेरिकन कमांडर इस खतरनाक मिशन को तुरंत रोकने का सख्त आदेश देता है
और अपने सैनिकों को नॉर्थ कोरिया में मौजूद जॉन की टीम को पकड़ने का आदेश देता है। जिसके बाद उस पुरानी फैक्ट्री के बाहर भारी हथियारों से लैस अमेरिकन सैनिक जॉन की बची हुई टीम को गिरफ्तार कर लेते हैं। यह देखकर हेडक्वार्टर के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अगर वो बम नहीं फटा तो ज्वालामुखी का भयानक धमाका पूरे देश को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और अब मिशन रुकने से देश को बचाने की सारी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। अब बस एक आखिरी उम्मीद जॉन ही था, जो वहां से परमाणु बम लेकर मार्कस के साथ पहले ही निकल चुका था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जॉन खुद भी पहले ही मार्कस के खतरनाक जाल में फंसा हुआ है। कुछ देर बाद जब जॉन और मार्कस को होश आता है तो मार्कस एक बार फिर जॉन की हथकड़ी उस भारी परमाणु बम वाले बॉक्स से फंसाकर उसे अपना बंदी बना लेता है। इसके बाद वो दोनों उस भारी बम को घसीटते हुए पैदल ही उन खूंखार चीनी गैंगस्टरों की तरफ बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ फैली ज्वालामुखी की राख और खौफनाक सन्नाटे के बीच सफर करते हुए जब वो एक तबाह हो चुके पुराने सुपरमार्केट में रुककर थोड़ा आराम कर रहे होते हैं, तभी हथियारों से लैस अमेरिकन सेना जो पागलों की तरह उस बम को ढूंढ रही थी, उन्हें ट्रैक करते हुए ठीक उसी जगह पहुंच जाती है। अमेरिकन सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेरने ही वाले थे कि एकदम सही मौके पर जॉन की टीम की एक बहादुर सिपाही एक विशाल बस लेकर पूरी रफ्तार से दीवार को चकनाचूर करते हुए उस सुपरमार्केट के अंदर घुस जाती है और बिना वक्त बर्बाद किए जॉन, मार्कस और उस बम को बस में लेकर वहां से तेजी से निकल जाती है। पर अमेरिकन सेना उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। उनके बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली भयानक गोलाबारी शुरू हो जाती है कि तभी अचानक फिर से धरती बहुत खौफनाक तरीके से कांपने लगती है और एक जोरदार भूकंप उस पूरे इलाके को मलबे में बदलने लगता है। हर तरफ उड़ती धूल और उस भयानक तबाही का फायदा उठाकर वो लोग अमेरिकन सेना को चकमा देकर मौत के उस जाल से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब तो हो जाते हैं। पर इतना सब होने के बाद भी मार्कस जॉन का साथ नहीं देता और उस परमाणु बम को चीनी गैंगस्टरों को बेचने के लालच में आकर जॉन के सिर पर बंदूक तान देता है। तब जॉन मार्कस को समझाता है कि अगर उसने ये परमाणु बम बेचकर बहुत सारे पैसे कमा भी लिए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगले कुछ ही घंटों में इस धरती का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटने वाला है, जो पूरे के पूरे देश को पल भर में राख कर देगा। और उस भयानक तबाही में मार्कस की बेटी भी मारी जाएगी, जिसके लिए वो यह सब कुछ कर रहा है। ये कड़वा सच सुनकर मार्कस की आंखें खुल जाती हैं और वो जॉन को ज्वालामुखी की तरफ जाने का सीधा रास्ता बताकर गाड़ी से उतर जाता है और पास के ही एक तबाह हो चुके गांव में चला जाता है, जहां मलबे के बीच उसकी डरी हुई बेटी उसका इंतजार कर रही थी। मार्कस अभी अपनी बेटी से मिला ही था कि अचानक पीछे से वो खूंखार चीनी गैंगस्टर उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और मार्कस से उन परमाणु बमों के बारे में पूछते हैं। पर जब मार्कस उन्हें बम देने से साफ इनकार कर देता है तो वो गुंडे सीधे उसे गोली मारकर बुरी तरह घायल कर देते हैं। तभी वहां अचानक हथियारों से लैस अमेरिकन सेना भी पहुंच जाती है, जिन्हें पहले ही खबर लग चुकी थी कि यहाँ चीनी गैंगस्टरों और मार्कस के बीच न्यूक्लियर डील होने वाली थी। पलक झपकते ही अमेरिकन सेना और उन चीनी गैंगस्टरों के बीच एक बहुत भयानक गोलाबारी शुरू हो जाती है। इसी बीच जब जॉन को पता चलता है कि मार्कस और उसकी बच्ची की जान खतरे में है तो वह अपनी गाड़ी वापस मोड़कर सीधा उस गांव में पहुंच जाता है जहां पहले से ही गोलियों की बारिश हो रही थी। अमेरिकन सेना जैसे ही देखती है कि एक्टिवेटेड न्यूक्लियर बम से भरी एक गाड़ी ठीक उनके बीचों बीच आ गई है तो वो लोग खौफ के मारे तुरंत गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। इसके बाद जॉन बहुत हिम्मत करके गाड़ी से बाहर उतरता है और उन सबको समझाता है कि ये सारे न्यूक्लियर बम पहले ही एक्टिवेट हो चुके हैं, जिन्हें अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती और अगले कुछ ही घंटों में ये फटने वाले हैं। इसलिए अब इनके लिए आपस में लड़कर मरने का कोई फायदा नहीं है। अगर इन्हें सही जगह पर ले जाकर फोड़ा जाए तो शायद इस देश के करोड़ों लोगों की जान बच सकती है। जॉन की यह खौफनाक बात सुनकर अमेरिकन सेना और वो सारे गैंगस्टर डरकर पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद जॉन मार्कस को अपनी गाड़ी में बैठाकर उन सब के बीच से सीना तानकर सीधे उस खौफनाक ज्वालामुखी की तरफ निकल जाता है। ज्वालामुखी के नजदीक पहुंचते पहुंचते हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। धरती बुरी तरह कांपना शुरू कर देती है और वो आखिरी और सबसे भयानक ज्वालामुखी फटना शुरू हो चुका था। पर जॉन बिना डरे आसमान से गिरते हुए आग के गोलों के बीच से अपनी गाड़ी निकालता हुआ उस विशाल पहाड़ के नीचे बनी एक सुरंग में गाड़ी घुसा देता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर उस भारी परमाणु बम को लेकर सुरंग के अंदर गहराई की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शहर में भी हालात बेकाबू हो चुके थे। हर तरफ भयानक तबाही मचना शुरू हो चुकी थी और लाखों लोग अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में इधर उधर भाग रहे थे। इधर सुरंग में जॉन और मार्कस अपनी जान पर खेलकर उस परमाणु बम के साथ लिफ्ट के पास पहुंचते हैं, जिसकी मदद से उन्हें उस बम को जमीन के हजारों फुट नीचे लेकर जाना था।
पर लिफ्ट खराब होने की वजह से वो लोग वहां बुरी तरह फंस जाते हैं और परमाणु बम फटने में अब बस कुछ ही मिनट बाकी थे। इसलिए जॉन अपना दिमाग लगाता है और पहाड़ को तोड़ने वाले बारूद से लिफ्ट की मोटी केबल को तोड़कर उसे सीधे नीचे गिराने का खतरनाक प्लान बनाता है। उसके बाद जब जॉन केबल को तोड़ने के लिए लिफ्ट के ऊपर बारूद लगा रहा होता है, तभी मार्कस जॉन को बिना बताए चुपके से लिफ्ट के अंदर घुस जाता है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। मार्कस जॉन से कहता है कि यह परमाणु बम लेकर नीचे सिर्फ वही जाएगा, क्योंकि जो भी इंसान एक बार इतनी गहराई में गया उसका दोबारा जिंदा ऊपर लौट कर आना नामुमकिन है। जॉन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर मार्कस उसे साफ कह देता है कि गैंगस्टरों की गोली लगने की वजह से उसका मरना पहले से ही तय है, इसलिए पूरे देश को बचाने के लिए यह बड़ा बलिदान वही देगा। इसके साथ ही मार्कस रोते हुए जॉन से अपनी छोटी बेटी का हमेशा ख्याल रखने का वादा लेता है और फिर अपनी जेब से लाइटर निकालकर वो उस बारूद में आग लगा देता है, जिससे एक जोरदार धमाके के साथ लिफ्ट की केबल टूट जाती है और मार्कस उस भारी बम के साथ पूरी रफ्तार से नीचे अंधेरे में जा गिरता है। नीचे पहुंचते ही मार्कस अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर उस परमाणु बम को एकदम सही जगह पर सेट कर देता है। ऊपर जॉन भारी मन से पूरी तेजी से भागता हुआ उस खौफनाक सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है और जैसे ही जॉन गाड़ी लेकर उस विशाल पहाड़ से कुछ ही दूरी पर पहुंचता है, तभी एक बहुत ही भयानक और विशाल धमाके के साथ वो परमाणु बम खदान के अंदर फट जाता है। बम फटते ही शहर को तबाह कर रहा वो खतरनाक भूकंप धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाता है और मार्कस के इस महान बलिदान से दोनों देशों के करोड़ों मासूम लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद हमें ठीक 1 साल बाद का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, जहां जॉन अपने खुशहाल परिवार के साथ घर में बैठकर खाना खा रहा है और अब उसके परिवार में मार्कस की वो प्यारी बेटी भी शामिल है, जिसे अपनी सगी बेटी की तरह पालने का वादा जॉन ने आखिरी वक्त पर मार्कस से किया था। और इसी के साथ बहादुरी और असली दोस्ती की यह दिल छू लेने वाली शानदार कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।